दोस्तों, महाराष्ट्र के पौराणिक और ऐतिहासिक शहर नासिक में आपका स्वागत है। गोदावरी के तट पर बसा नासिक यह महाराष्ट्र का चौथा बड़ा शहर है। रामायण काल से जुड़े हुए होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कालाराम मंदिर, सीता गुफा, सप्तशृंगी गढ़, और हर रोज़ यहाँ के गोदावरी तट पर होने वाली गोदा आरती ये बहुत ही विलोभनीय होती है दोस्तों। और नासिक में द्राक्ष का उत्पादन बहुत होने के कारण इसे महाराष्ट्र की नापा वैली भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे विनयार्ड्स भी आपको मिलेंगे और इस वीडियो में हम 16 विनयार्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम नासिक में हैं और नासिक एक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, नासिक के बारे में जो नासिक का नाम है वो नाम नासिक को मिला है रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण जी जो थे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा का नाम यहाँ पे लक्ष्मण जी ने काटा था, तो इसी के कारण इस जगह का नाम नासिक पड़ा है। अभी हम जो खड़े हैं वो पंचवटी एरिया है और मेरे पीछे आप ये रामकुंड देख सकते हैं। ये रामकुंड ऐसी जगह है जहाँ पे अस्थि विसर्जन किया जाता है। बेसिकली श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी की अस्थि विसर्जन यहाँ पे की थी, तभी से इस जगह को वो भारत में प्राप्त हुआ है। सारे जगह है जैसे कालाराम मंदिर, सीता गुफा, ब्रह्मकेश्वर मंदिर, तो ये सारे धार्मिक स्थल नासिक में हैं। और अगर हम देख सकते हैं कि इसके अलावा हमारे देश का 70% वाइन जो है वो वाइन का प्रोडक्शन भी नासिक में ही होता है, तो इसे इंडिया का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग अब चलते हैं और नासिक को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अब हम आए हैं कालाराम मंदिर। अब आप पूछेंगे कि इस देवस्थान को कालाराम मंदिर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता मैया की भी मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर का निर्माण 1792 में सरदार रंगाराव ओडेकर ने किया था। उन्हें सपना आया था कि श्री राम की काले रंग की मूर्ति गोदावरी में है, तो वो मूर्ति उन्होंने वहाँ से ली और इस मंदिर का निर्माण किया। यह मूर्ति रामकुंड में मिली थी। इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था और ये मंदिर पंचवटी रामकुंड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब हम आए हैं सीता गुफा, जहाँ पे रावण ने सीता मैया का हरण किया था और दिवाली के बाद का दिन होने के कारण तो काफ़ी भीड़ थी। और इस गुफा में जाने के लिए अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है या फिर पीठ की परेशानी है तो आप यहाँ जाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ ये गुफा काफ़ी नैरो है और आपको झुक के यहाँ जाना पड़ता है। तो गुफा में देखिए इस तरह से ये शिवलिंग है जिसकी स्थापना सीता मैया ने उस वक्त की थी। और आगे जाने के बाद प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। तो सीता गुफा कालाराम मंदिर के बिल्कुल पास ही है और ये भी पंचवटी से 500 मीटर की दूरी पर है। सीता गुफा के सामने ही टिकट लेके हम इस तरह से रामायण की कुछ झांकियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीता हरण की झांकी दिखाई गई है और कुछ और झांकियाँ भी हैं। और पास ही में एक छोटी सी गौशाला है जहाँ पे हम गौ माता को चारा खिला सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिप में हम नासिक के आइबिस होटल में रुके थे, जो नासिक के सातपुर एरिया में स्थित है। और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा रूम था और काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी क्लीन रूम यहाँ पे है। दोस्तों, सीता गुफा के पास हम देखेंगे कुछ इस तरह से ये बरगद के पेड़ है जिसे मराठी में वट वृक्ष कहा जाता है। और ये इस तरह से ये 5 वृक्ष है जिसके कारण इस जगह को पंचवटी कहा गया है। दोस्तों, शाम को गोदावरी के तट पर गोदा आरती होती है और ये रामकुंड पे ही होती है। तो हम भी शाम को यहाँ पहुँच गए
और आरती की तैयारियां शुरू हो गई थी। और तैयारियों के बाद अब देखिए कुछ ही समय में आरती शुरू होगी। गंगे गोदावरी भगवते विरागी पुण्य सरिते, गोदावरी भगवते विरागी पुण्य सरिते, मोक्षदायिनी माते स्वीकारी पूजेसी। दिव्य रस आकारले, दिव्य रस आकारले, वायु तत्वी मिसळले, धूप जणू हे लाविले, धूप जणू हे लाविले चरणी तुझ्या। आरती के बाद हमने गोदावरी माता को दीपदान किया। दोस्तों, कार्तिक के माह में दीपदान का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, आज नासिक में हमारा दूसरा दिन है और आज हम चले हैं माता सप्तशृंगी के दर्शन लेने के लिए। दोस्तों, अभी हम सप्तशृंगी माता के दर्शन लेने जा रहे हैं और पहाड़ जब हम चढ़ रहे हैं तो उस वक्त बीच में ये एक स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे लोग रुक के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही एक बढ़िया स्पॉट है। तो स्पॉट पे हम लोग रुके हैं और इस स्पॉट के चारों तरफ जो सप्तशृंगी माता है, जो सप्त का मतलब 7 और 7 जो चोटियाँ है, ये सारे पर्वत जो दिख रहे हैं ना, ये सारी वो चोटियाँ हैं। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा है। नीचे एक छोटा सा तालाब भी है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये चोटियाँ लग रही है। और यहाँ पे ऊपर हमें जाना है और माता के दर्शन लेने हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम सप्तशृंगी मंदिर के पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो सप्तशृंगी देवी जो है वो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। तो बेसिकली 3.5 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण ये जो शक्तिपीठ है ये आधा शक्तिपीठ है। और कहा जाता है कि सती माँ का जो बायां हाथ है वो यहाँ गिरा था और फिर ये एक शक्तिपीठ बना। जैसे मैंने कहा, ये वाणी गांव में है, जहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ 7 पहाड़ों की चोटियों के बीच ये मंदिर है। तो सप्तशृंगी का मतलब ही यह है कि सप्त मतलब 7 और श्रृंगी मतलब 7 चोटियाँ। तो 7 चोटियों के बीच में ये मंदिर है। और यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध देवी ने यहाँ पे किया था। तो इसलिए देवी माँ को यहाँ पे महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। और यहाँ पे देवी माँ के टोटल 18 भुजाएँ हैं। 9 भुजाएँ राइट साइड में है और 9 भुजाएँ लेफ़्ट साइड में है। हर एक भुजा में कोई ना कोई शस्त्र है। तो इस तरह से, और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, हम दो तरह से देवी माँ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। 500 स्टेप्स है जो चढ़ के हम जा सकते हैं, या तो अभी कुछ सालों पहले यहाँ पे रोपवे स्टार्ट हुआ है तो हम रोपवे से भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो जाने वाले हैं वो रोपवे से जाने वाले हैं। तो चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। कुछ इस तरह से ये रोपवे दिखता है। तो अब हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये टिकट काउंटर है जहाँ पे हमें रोपवे के लिए टिकट लेना होता है। तो पर पर्सन इसका कॉस्ट 110 रुपीज़ है।
कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे सारे पूजा के सामान है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा मिनी कोर्ट जैसा एरिया भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हमें जो चीज़ें पसंद है वो ले सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से ये रोपवे की ट्रेन दिखती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 6 कोचेस है और हर एक कोच में 10 लोग बैठ सकते हैं। तो एक ट्रेन जो है वो कम से कम 60 लोगों की सवारी कर सकती है। इस तरह से एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में ऐसी 2 ट्रेन्स आती है और करीब 120 लोग इस ट्रेन से सवारी कर सकते हैं। तो एक अच्छी संख्या ये ट्रेन ले सकती है और इसके कारण कितनी भी भीड़ हो, यहाँ पे लोगों का दर्शन बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों तो कुछ इस तरह से ये कोच अंदर का दिखता है और अब हमारा माता के मंदिर के तरफ का सफ़र शुरू हो गया है। तो देखिए कितनी ऊंचाई पे हम आए हैं और ये देखिए अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं मंदिर की तरफ। और ये हमारे ऊपर की तरफ का कोच है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये नीचे की तरफ का कोच है। तो इस तरह से ये इंटीरियर दिखता है। दिवाली के बाद का दिन होने के कारण दोस्तों थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ही समय में माता के हमारे दर्शन हो गए और दर्शन से बहुत ही सुकून मिला। हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रोपवे भी दिख रहा है। तो बहुत, हालांकि आज दिवाली के बाद का दूसरा दिन होने के कारण काफ़ी भीड़ थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। दोस्तों अब हम आए हैं सुला विनयार्ड्स। सुला विनयार्ड जैसे मैंने कहा, नासिक में अराउंड 70% ऑफ द वाइन प्रोड्यूस होती है इंडिया की। तो ये फुला वाइन्स बहुत ही फेमस है इंडिया में। तो यहाँ के विनयार्ड्स में हम आए हैं। तो यहाँ पे हमें 600 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो एज ए रिचार्ज हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग वो जो रिचार्ज है वो वाइन टेस्टिंग में या फिर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये एंट्रेंस में इस तरह से खूबसूरत बॉटल्स रखी गई है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं सुला विनयार्ड्स। कुछ इस तरह से यहाँ का ये विनयार्ड्स का एरिया है। दोस्तों वाइन के चाहने वालों को अंदर ही शॉपिंग करने का भी मौका मिलता है। कुछ इस तरह से ये खूबसूरत कैफ़े सुला विनयार्ड्स के एरिया में है और जहाँ पे कुछ खाते हुए या वाइन टेस्टिंग करते हुए सामने हमें खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सुला विनयार्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपको वाइन टेस्टिंग करनी है तो आप वाइन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वाइन टेस्टिंग का भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है और यहाँ पे पूरा वाइन टूर दिया जाता है, जो कि वाइन कैसे बनती है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी बढ़िया जगह है, मस्ट विजिट। दोस्तों आज हमारा नासिक में तीसरा दिन है और हम आए हैं नासिक में ही, नासिक के पास में सिन्नर में
जहाँ पे है गोंदेश्वर महादेव मंदिर, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए तो महादेव जी का दर्शन लेते हैं। इस मंदिर की रचना हेमाड़पंथी भूमिजात स्टाइल की है। गोंदेश्वर पंचायतन मंदिरों की रचनाओं में से एक है। दोस्तों, पंचायतन रचना मतलब मुख्य देवताओं को मध्य भाग में मुख्य मंदिर में पूजा जाता है और बाकी के 4 देवताओं को उस मंदिर के चारों ओर छोटे मंदिरों में पूजा जाता है। तो यहाँ पर वो जो 4 अलग जो देवता है वो है भगवान गणेश, माता पार्वती, सूर्य देवता और विष्णु देवता। मंदिर के चारों ओर हम जब देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड कार्विंग्स है। तो ये सारे कार्विंग्स दोस्तों देखते ही बनते हैं। हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का ये एक हिडन जेम है जो सिन्नर में बसा हुआ है। तो जब भी आप नासिक आए तो इस गोंदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।